हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दौल कमी पर स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक माइनर टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है जो है सरफेस केमिस्ट्री, उसको आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लें। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इस प्रकार से है कि CSIR के अंदर जो सेक्शन C होता है वहां पर आपसे बेसिकली एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मिनिमम पूछा ही जाता है और यहाँ चाहे वो न्यूमेरिकल पूछे या फिर स्टेटमेंट बेस्ड पूछे, क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। आप इजी गोइंग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिस बेस पर आपसे पूछा जाता है उसकी रिलेटेड सारी थ्योरी, उससे न्यूमेरिकल सारे हम यहाँ पर 1 बाय 1 वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गेट के अंदर जब डिस्कस करें तो गेट में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, गेट में यहां से 2 मार्क्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो आपसे उसकी फिजियोजॉप्शन या कीमोजॉप्शन प्रॉपर्टी के ऊपर पूछा जाए या आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए लेंग्यूमर आइसोथर्म या बेट इक्वेशन के ऊपर। तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और किस किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में अब तक क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं, उनको किस प्रकार से इजीली हम सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन पार्ट को, वो सब हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो वीडियो आपको यहाँ पर इस सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड अवेलेबल करवाई जाएगी उनको देख करके आपको शॉर्ट्स नोट बनाना है और उससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन दिया जाए उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि वो चीज यदि आपने कर ली 2 या 3 वीडियो कंप्लीट देखने के बाद तो आपका यहां से आने वाला क्वेश्चन नहीं गलत होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि अपने को सेक्शन सी के अंदर कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, केवल और केवल 25 क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन में क्या है कि अपने को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो 100% अपने क्या हो करेक्ट हो, अपना टारगेट ये होता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये इस प्रकार का टॉपिक होता है कि यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही इजी होता है, जिसको आप इजीली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और 100% ये कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा सही होगा, क्योंकि यहां पर केवल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने को क्या करना है यहाँ पर कि जो भी थ्योरीज है, जो भी आपको कंसेप्ट है यहाँ पर आपको 1 बाय 1 बताएंगे, उनके पर रिलेटेड सारी जो कैलकुलेशंस है, क्वेश्चंस है, फॉर्मूला है, डेरिवेशंस है, सबको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और उससे आने वाले अप्रोच जो क्वेश्चंस की होगी किस प्रकार से लगानी है, हाई सिंपल लेवल टू हाई लेवल पर अपन एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस के जाएंगे। क्लियर है? तो वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें और ध्यान क्या देना है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं जिनकी नॉलेज हमारे माइंड में अंदर होनी चाहिए। बेसिकली वो टर्म्स क्या है? पहली होती है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है सॉर्प्शन। ये 3 टर्मिनोलॉजी है। ये 3 टर्मिनोलॉजी किस प्रकार से डिफाइन की जाती है, इन तीनों को किस प्रकार से अपन डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम 1 बाय 1 विद डायग्रामेटिकली समझ के देखते हैं किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम समझते हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन के लिए क्या होता है, 2 चीज होती है, एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेंट। क्या होता है? एक होता है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेट और एक टर्म होता है आपका एडजॉर्बेंट। ये आपकी 2 टर्म यहां पर काम में ली जाती है। एडजॉर्बेट क्या होता है उसको समझेंगे और एडजॉर्बेंट क्या होता है उसको समझना है। द सबस्टेंट ऑन हुज सरफेस एडजॉर्प्शन अकर कॉल्ड एडजॉर्बेंट। जो सबस्टेंस है जिसके ऊपर एडजॉर्बेट जाकर के जुड़ता है वो क्या कहलाता है आपका एडजॉर्बेंट। क्या होता है अभी समझते हैं। एक होता है द सबस्टेंस एडजॉर्ब फ्रॉम द बल्क फेज इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेट। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूं, डायग्रामेटिकली समझना उसको, कि मैंने आपको ये एक सरफेस बनाई। इस सरफेस पे ध्यान से देखना कि ये जो सरफेस है आपकी, इस सरफेस के यदि मैं इस दीवार, ये जो इंटरफेस है यहां पर यदि मैं मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन करवाता हूं, समझ में आ रही है यहां तक बात मेरी? इस प्रकार से यदि आपका केवल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि ये आपका जो कंप्लीट प्रोसीजर है, ये आपका प्रोसीजर कहलाएगा एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा आपका? एडजॉर्प्शन। इट मींस कि किसी भी एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेट का केवल उसके इंटरफेस पर क्या होना, एब्जॉर्ब होना। किस पर? केवल इंटरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होना। ये क्या कहलाएगा?
एडजॉर्प्शन कहलाता है। इट मीन्स यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर ये जो आपका मैंने जो पिंक कलर से बताया ये आपका कहलाता है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। और जो आपका यहां पर जो इंटरनल पार्ट है ये आपका इंटरनल पार्ट क्या कहलाएगा, आपका एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो यदि एडजॉर्बेट की ओनली इंटरनल सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट जाकर के अटैच होता है, जुड़ता है, लिंक होता है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, आपकी एडजॉर्प्शन। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो हो गई बात एडजॉर्प्शन की। एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो आपका ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। मतलब सरफेस के आंतरिक जो सतह है, इंटरनल जो फेज है, उसके अंदर क्या हो गया, एडजॉर्बेट का एब्जॉर्प्शन हुआ। और मॉलिक्यूल कुछ जो है वो इसके ऊपर बाहर भी क्या है, यहां पर प्रेजेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यदि बाहर भी प्रेजेंट है तो किस प्रकार से होंगे, वो इस प्रकार से यहां पे एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां पर ध्यान देना कि यहां पर ये जो आपकी सरफेस है, समझ में आ रही है, ये जो सरफेस है, यदि इसके अंदर यदि इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है एडजॉर्बेंट का, तो यहां पर ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन। सेकेंड थिंग आपको समझ में आ गई। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या थी कि किसी एडजॉर्बेंट के अपर सफर पर, केवल अपर जो सरफेस है उसके ऊपर क्या होगा, एडजॉर्बेट का इंटरेक्शन या उसके साथ उसका इंटरेक्शन जो हो रहा है, इसकी को हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन। लेकिन यदि जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो एडजॉर्बेट के अंदर की तरफ, इंटरफेस की तरफ क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फिनोमेना आपका एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। एक होता है सोप्शन। सोप्शन के अंदर क्या होता है उसको समझना। उसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो आपका ये एडजॉर्बेंट है, ये जो आपका एडजॉर्बेंट है, इस एडजॉर्बेंट के बाहरी सतह पर तो आपके एडजॉर्बेंट होंगे ही। आपकी ये जो बाहरी सतह है यहां पर भी एडजॉर्बेंट होंगे, और इसकी इंटरनल जो सरफेस है यहां पर भी क्या होंगे, आपके एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल होंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाता है आपका सोप्शन। तो ये जो ऑल थ्री टर्म्स है ये आपको बेसिकली माइंड में रखना है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और सोप्शन क्या होता है। तो ये मैं कह सकता हूं कि इफ इट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल फेज। टू इमिसिबल फेज का मतलब हो गया सॉलिड लिक्विड लू या सॉलिड गैस लू। इन अदर वर्ड्स में कहूं कि एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिना। इट मींस लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द एडजॉर्प्शन। कि एडजॉर्प्शन जो है वो आपका कौन सा फिनोमिना है, इसको दिमाग में रखिएगा। एडजॉर्प्शन जो आपका है वो आपका है सरफेस फिनोमिना। ये आपका कौन सा है, सरफेस फिनोमिना। क्लियर है। लेकिन जो आपका एब्जॉर्प्शन है ये आपका कौन सा फिनोमिना है, ये आपका है बल्क फिनोमिना। क्लियर है यहां तक बात। तो एडजॉर्प्शन आपका कौन सा हो गया, सरफेस फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन हो गया बल्क फिनोमिना। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना, इट मींस जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। बेसिकली ये थ्री टर्म्स आपको बेसिकली समझना है यहां पर। ये चीज आपका सरफेस केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है। ये आपको नॉलेज में है तो आगे की जो चीजें आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगी। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको अब सोप्शन का मतलब क्या हो गया कि आपका एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं उसके अंदर, वो एक साथ हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोप्शन कहेंगे। और इसके अंदर जो एग्जांपल है वो हम कह सकते हैं कि H2 गैस इज इंटरेक्ट विद या कॉन्टेक्ट टू द चारकोल। चारकोल के ऊपर H2 गैस का इंटरेक्शन, या कह दूं मैं टेकिंग अप गैस बाय जियोलाइट। क्लियर है। डाइंग ऑफ कॉटन फाइबर्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए, आपके सोप्शन के। तो सरफेस केमिस्ट्री में ये थ्री टर्म्स जो मैंने आपको डिस्कस की थी, एडजॉर्बेट, एब्जॉर्प्शन और सोप्शन, ये तीनों के तीनों आपके दिमाग में रखनी चाहिए। इसमें एडजॉर्बेट क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, एडजॉर्बेट कहलाते हैं। तो यहां पर ये एडजॉर्बेट क्या कहलाएंगे, आपके ये जो मॉलिक्यूल्स है।
और इंटरनल जो एरिया हो गया जिसके जिस सरफेस पे जाकर के ये एडजॉर्बेंट जुड़ रहे हैं उस सरफेस को क्या कहेंगे हम, एडजॉर्बेंट। ये दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसके अंदर बेसिक, जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। कई बार यहां से आपको सवाल पूछ लिया जाता है, तो वो चीज क्या है उसको हेडिंग रहेगा आपका, वो आपका है डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है आपका? डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। समझिएगा, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, इसको समझना थोड़ा बहुत। यहां पर क्या कहे, सिंस एन एडजॉर्प्शन फिनोमेना शो इंटरएक्शन बिटवीन एडजॉर्ब्ड गैस मोलिक्यूल एंड एडजॉर्बेंट, दैट मीन्स एब्जॉर्ब्ड मोलिक्यूल हैज ए लो बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब ये होगा कि एडजॉर्ब फिनोमेना क्या कहता है आपको कि यदि इंटरेक्शन किसके बीच हो रहा है, एक तो या तो एडजॉर्ब गैस का मोलिक्यूल होगा और किसके बीच होगा, एडजॉर्बेंट के रूप में। अब ये देखो गैस मोलिक्यूल है, उसका इंटरेक्ट हो सकता है सॉलिड सरफेस ले ले, तो आपका एडजॉर्बेंट का काम कौन करेगी, सॉलिड सरफेस। यदि लिक्विड में यदि गैस मोलिक्यूल लेता है तो एडजॉर्बेंट बन जाएगा और सॉलिड सरफेस क्या हो जाएगी आपकी, एडजॉर्बेंट हो जाएगी। तो यदि इंटरेक्शन किसका हो रहा है एडजॉर्प्शन के दौरान, गैसियस मोलिक्यूल का किसके साथ में हो रहा है, एडजॉर्बेंट के साथ, जो कि सॉलिड सरफेस है। तो इस इंटरेक्शन के दौरान ये कहलाता है आपका एडजॉर्बेशन फिनोमिना। और एडजॉर्प्शन फिनोमिना में ही क्या करेंगे हम, डिजॉर्प्शन फिनोमिना को समझेंगे। तो उसके लिए कहा जाता है कि यदि एडजो मोलिक्यूल जो होते हैं उसकी क्या होती है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है बहुत ही कम होती है। क्या होती है, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है मोलिक्यूल की वो क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से वो सरफेस पर बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। मतलब वो तुरंत क्या होते हैं, सरफेस से आउट हो जाते हैं, सरफेस से तुरंत क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे ही सरफेस से निकलते हैं उसकी क्या हो जाती है, एक लाइफ टाइम निकल के आता है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, डिजॉर्प्शन के साथ एक्टिवेशन एनर्जी है, डिजॉर्प्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको हम कोरिलेट करेंगे किससे, इसकी लाइफ टाइम से। और लाइफ टाइम का जो मेन मीनिंग है वो क्या कहता है कि कितना कम समय के लिए एडजॉर्बेंट पर आपका जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब रहा, कितना जल्दी वो वहां से रिमूव हो गया। ये चीज आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। बेसिकली इसका एक मैथमेटिकली डेरिवेशन फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को हम यहां पर समझेंगे और उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो इसको मैं कह सकता हूं कि जो आपका इसको एम्प्लॉय किया गया वो कह रहा है कि मोलिक्यूल विल रिमेन ऑन द सरफेस फॉर ओनली ए वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर इट इज डिजॉर्ब्स। डिजॉर्ब से पहले कितना शॉर्ट टाइम के लिए वहां पर है, इस चीज को हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द रेट कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिजॉर्प्शन फॉलो द आरएनएस टाइप्स रिलेशनशिप, कि जो यहां पर आपका डिजॉर्प्शन का जो रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो किसके थ्रू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आरएनएस का जो रिलेशनशिप होता है उसके थ्रू अपन यहां पर इसको लिख सकते हैं। और आरएनएस के अकॉर्डिंग क्या होता है, आरएनएस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं अपन के ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। क्या होता है आपका, ये चीज समझना है यहां पर, के इज इक्वल टू ए ई अपॉन आर टी। यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। बेसिकली हमको क्या यहां पर ध्यान देना है, उस चीज को समझना। यहां पर ये जो चीज है, यहां पर देखो हम कहते हैं कि सिंस 1/k डिजॉर्प्शन, 1/k डिजॉर्प्शन जो होगा वो किस फॉर्मेट में लिख दिया जाएगा, 1/a एक्सपोनेंशियल की पावर EA/RT। इस प्रकार लिख सकते हैं हम, कोई इश्यू नहीं। जिस प्रकार ही हमने ये लिखा, यहां पर हम कहते हैं कि आपका यहां पर जो ये 1/k डिजॉर्प्शन है ये आपका क्या कहलाता है, लाइफ टाइम कहलाता है। 1/k डिजॉर्प्शन जो आपका है ये आपका कहलाएगा लाइफ टाइम। और इसको किससे डिनोट करते हैं, टॉ बना, टॉ से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे,
इट इज द लाइफ टाइम ऑफ द एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल ऑन द सॉलिड सरफेस। ये क्या हो गया आपका, लाइफ टाइम ऑफ द एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल ऑन द सॉलिड सरफेस। क्लियर है। और जो सेकेंड टर्म है इसके अंदर, जिसको मैंने यहां पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहा, इसको मैं किससे इंडिकेट करता हूं, 1 जो ए है इसको मैं इंडिकेट करता हूं टो नॉट से। क्लियर है। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला आप जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा उसको समझना। तो वो फॉर्मूला निकलेगा, वो होगा आपका टो इज इक्वल टू टो नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए बाई आर टी। बेसिकली ये फॉर्मूला ही आपका क्या है, यहां पर डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है। क्लियर है। यही फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। इस फॉर्मूले के बेस पर ही आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि लाइफ टाइम जो है वो आप टॉ से इंडिकेट करेंगे, और ये क्या होता है, डिजॉर्प्शन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। क्लियर है। यहां पर चीज इसको आर्हेनियस इक्वेशन से अपन कोरिलेट करके रिलेशनशिप को लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि टो इज इक्वल टू टो नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर ई एफ अपॉन आर टी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड किस प्रकार से, देखो आपसे कुछ रिलेशनशिप में आपको ग्राफिकल बना के बताता हूं। तो ध्यान देखना कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं एक प्लॉट आपको मैं बताता हूं टो और टाइम के बीच में, टो और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है। तो यहां पर टो क्या है आपको बता दिया मैंने, लाइफ टाइम है। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है आपका इस प्रकार से आता है, इतना फास्ट आता है कि आप यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, इसका डिजॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत जल्दी, मतलब इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। तुरंत क्या होता है, ये लाइफ टाइम अपनी लॉस्ट करता है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं बेसिकली। ये आपका प्लॉट हो गया। सेकंड प्लॉट आपसे पूछा जा सकता है, किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा उसको समझ रहा। सेकंड प्लॉट में आपसे हो सकता है एल एन टो इज इक्वल टू 1/t का प्लॉट पूछ ले। तो जब एल एन टो 1/t के बीच यदि आपसे प्लॉट ड्रॉ करवाता है तो उसका ग्राफ किस प्रकार से आता है, वो आपका ग्राफ आएगा इस प्रकार से। ठीक है। और इस प्रकार से जब आता है तो यहां पर ये जो इंटरसेप्ट है ये आपका हो जाएगा एल एन टो नॉट, और जो स्लोप आएगा, ये आपका जो स्लोप आ रहा है, ये स्लोप आपका क्या होगा यहां पर ई ए बाई आर। अब ये कैसे आया, इसको आप जब इस वाले फॉर्मूले का जब हम एल एन लेते हैं, टेकिंग एल एन, तो एल एन जब यहां आएगा, एल एन यहां आएगा, तो प्लस ई ए बाई आर टी हो जाता है। किस प्रकार से होता है मैं आपको लिख के बताता हूं इस फॉर्मूले को। देखो इसको मैं यहां पर एल एन की फॉर्मेट में लिखता हूं। तो जैसे ही मैं एल एन लेता हूं तो इसको लिखूंगा मैं एल एन टो इज इक्वल टू एल एन टो नॉट प्लस ई ए बाई आर टी। और जब मैं इसका और इसके बीच में प्लॉट खींचता हूं तो ये आपका हो गया x, ये आपका 1/t है यहां पर, ये आपका हो गया y। ठीक है। तो आपका ये चीज तो क्या बचेगी, जो y के साथ है वो तो हो जाएगा आपका स्लोप, इसको m कहूंगा, और ये चीज आपकी हो जाएगी c, इंटरसेप्ट। तो y बराबर mx प्लस c का जो प्लॉट आएगा वो इस प्रकार से इंडिकेट किया जाएगा। तो यहां पर एल एन टो तो क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट, ये आपका स्लोप हो गया एल एन टी और एल एन टो और 1/t के बीच में इस प्रकार से प्लॉट। यदि इसी चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसी प्लॉट को यदि मैं इस प्रकार से ड्रॉ करता हूं कि यहां पर मैं आपके लेता हूं लॉग टो और यहां लेता हूं आपका 1/t, तो ग्राफ तो आपका उसी प्रकार से आएगा दिस वन, और आपका जो इंटरसेप्ट होगा वो भी क्या होगा यहां पर लॉग टो नॉट। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका स्लोप। स्लोप कैसे होगा, क्योंकि स्लोप में यहां पर एक चीज जो ऐड जाती है वो होती है आपकी 2.303 आर। यहां पर 2.30 आर हो जाएगा, क्योंकि जब एल से अपन लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 आर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। क्लियर है यहां पर। तो ये चीज आपको यहां पर मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ये आपको मैंने आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताए। हो सकता है आपको इस बेस पे भी सवाल पूछ लिया जाए, इस फॉर्मूले के बेस पे भी सवाल बन सकता है, इस फॉर्मूले के बेस पे सवाल बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, कोरिलेट भी करवा सकता है। मैं आपसे आगे एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करता हूं, उस एग्जांपल को समझना, फिर आपके आगे की तरफ अपन मूव करते हैं। समझिए नेक्स्ट, अब जो इस डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अ मोनोएटॉमिक गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस एट 1000 Kelvin temperature. The lifetime of the gas on solid surface defined as tau is equal to 5.4
एक्सपोनेंशियल की पावर 20.8। कैलकुलेट डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कैलकुलेट करवाया इसने? डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस फॉर्मूले से आपको उस फॉर्मूले को कोरिलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है आप उनको वो समझिए। फॉर्मूला कहता है आपको कि टो इज इक्वल टू टो नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए बाई आर टी। ई ए यहां पर क्या है? आपकी डिजॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। इस फॉर्मूले को जब मैं कोरिलेट करता हूं तो टो से टो नॉट से 5.4 हो गया। तो एक्सपोनेंशियल ई ए बाई आर टी से आपका ई की पावर 20.8। तो ई ए बाई आर टी आपके किसके बराबर हो गया? यहां पर ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू 20.8। क्लियर है? जैसे ही मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो ई ए बराबर क्या हो गया आपका 20.8 इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर कितना दिया गया आपको यहाँ पर 1000। तो 20.8 इंटू आर इंटू 1000। तो इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2800 आर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो आंसर पूछा है वो किस यूनिट में पूछा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। आर की यूनिट आपसे जूल में पूछिए तो आप जूल वाली यूनिट लिख देंगे गैस कांस्टेंट की। यदि आपसे कैलोरी वाली पूछिए तो आप कैलोरी वाली लिख सकते हैं। तो आपका आंसर यहां पर फाइनली निकल के आ जाएगा। तो किस प्रकार से आपको कोरिलेट किया कि जो आपको यहां पर जो डिफाइंड किया गया है उसको आपको इसके बेसिक फॉर्मूले से क्या करना है, उसको कोरिलेट करना है। जैसे कोरिलेट किया आपको पता लग गया कि किस टर्म को हमने किससे इंडिकेट किया है। तो 5.4 यहां पर किसको बता रहा है? टो नॉट को। एक्सपोनेंशियल पावर ई ए बाई आर टी। तो ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू अपन 20.8 कर सकते हैं। जैसे हमने किया आप इजीली आपको इस प्रकार से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। इस बेस पे भी आपसे सवाल बहुत जल्दी आपसे सीएसआईआर और गेट के अंदर पूछा जा सकता है। गेट के लिए ध्यान रखना सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है, ठीक है। क्योंकि सेक्शन सी में जब सवाल आएगा ना नेट के अंदर तो तब भी आपसे 4 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन तो आपसे मिनिमम यहां से बनता ही है और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को पहले कवर करवा रहा हूं ताकि आप 2 से 3 वीडियो में इसको समझ लें। समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने लिखा है कैलकुलेट हाउ लॉन्ग ए हाइड्रोजन एटम विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड एट 298 केल्विन इफ इट्स डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज 15 किलो जूल पर मोल। गिवन है आपको टो नॉट की वैल्यू कितना 10 की पावर -13 सेकेंड। तो आपको जब इसने इस प्रकार से दिया गया है तो आपको देखो 2 या 3 इस चीजों से आपके फॉर्मूला कैसे रिकॉल करेगा। यदि आपको फॉर्मूला याद है ये वाला तो आपको कुछ डाटा दिया गया है, जैसे आपको टेम्परेचर मिल गया, एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है डिजॉर्प्शन की और टो नॉट मिल गया, तो आप तुरंत कौन से फॉर्मूले पे स्ट्राइक करेंगे? इस वाले पे। आप इस वाले से इजी गोइंग आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं किस प्रकार से होगा। तो अपन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आपको वो आपको पता है, लेकिन अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले को निकाल नहीं सकते क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर लगी हुई है। कौन इतना समय लगाएगा? आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है नेट के अंदर, तो उसके लिए आप इजी गोइंग करने की कोशिश करते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूं किसकी फॉर्मेट में? लॉग की फॉर्मेट में। और मैंने आपको बताया कि लॉग की फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। यदि मैं इसका लॉग लेता हूं तो टेकिंग लॉग टो इज इक्वल टू लॉग टो नॉट प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। मैंने लॉग लिखा है तो मैंने कहा 2.303 से यहाँ पर कर देंगे। आप समझिएगा। जैसे ही मैंने ये लिखा आपको किसकी वैल्यू गई है? टो की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछिए, क्योंकि आपसे पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग, मतलब यहाँ पर आपसे लाइफ टाइम पूछिए। आपको एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है, आपको टो नॉट की वैल्यू दी गई है। तो समझिएगा। तो यहाँ पर लॉग टो इज इक्वल टू लॉग टो नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? लॉग 10 की पावर -13 प्लस 15 किलो जूल है। इट मीन्स यहाँ पर अपन क्या कर देंगे? 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई 2.303। आर की वैल्यू अपन ले लेते हैं यहाँ पर जूल वाली, तो 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना दिया गया आपको? 298। क्लियर है यहाँ पर मेरी बात? आपको यहां तक आपको बात क्लियर है? समझिएगा। अब क्या होगा उसको समझिए। जैसे ही मैंने ये लिखा log टो इज इक्वल टू, यहां पर log 10 की पावर -30 को क्या करेंगे? -30 आगे आ जाता है तो क्या बचेगा आप? और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर क्या बचेगा? -30 प्लस इसको किया हमने कंप्लीट, तो यह आया आपका 15,000 डिवाइडेड बाय इसका मल्टीप्लीकेशन जो आया करके वो आया आपका 5705.8। क्लियर है? ये आ गया। अब जैसे हम इसका क्या करेंगे? एलएचएस लेंगे, डिवाइड टर्म इधर लेके इधर करेंगे मल्टीप्लाई में, तो आपका क्या आ जाएगा? log टो इज इक्वल टू आपका निकल के क्या आएगा उसको समझिएगा
74176 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 5705.8। क्लियर है? ये लिख दिया हमने। जैसे ही इतना लिखा उसके बाद कुछ नहीं करना, इन दोनों टर्म को जोड़ना है, उसमें डिवाइड करना है इससे। जैसे हम डिवाइड करेंगे आपको जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है उसको समझिएगा। आपका जो मान आएगा वो आएगा -10.4। कितना आ गया? -10.4। अब इसका जब मैं एंटी लॉग लूँ, क्योंकि लॉग जब एंटी लॉग बनेगा कैसे बनेगा, टॉ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -10.4। ध्यान दीजिएगा, एंटी लॉग और लॉग लेने को मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक समझाऊंगा किस प्रकार से हम निकालते हैं। अभी तो इतना ध्यान दीजिए, यदि एंटी लॉग यदि माइनस वाले टर्म का निकाल रहा हूं तो पॉइंट से पहले वाले में तो अपने को एक ऐड करना है और पॉइंट के बाद वाले को एक में से माइनस करना है। समझ में आई मैंने क्या कहा? कि आगे वाली टर्म में जब माइनस में फिगर दी गई है तो जो आगे वाली टर्म में दशमलव से पहले वाली जो संख्या है उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं और उसके बाद वाली संख्या में एक में से उसको घटा देते हैं। तो देखिएगा कि जो आपका यहाँ पर एंटीलॉग निकलेगा वो किसका निकलेगा वो समझना। तो आपका जो रिजल्ट आया वो कितना आ रहा है उसको समझो। यहाँ पर जो आपका ये है 10, तो इसमें तो क्या कर दिया मैंने, आपको एक जोड़ दिया तो -11 हो गया। और यहाँ पर इस 0.4 को किस में से घटा दिया, 1 में से, तो यहाँ पर आपका आ गया +0.6। तो यहाँ पर जो टॉ की वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो कितनी आएगी, ये जो माइनस प्लस जो 11 थी -11 ये आपके 10 की पावर में चल जाएगी और रेस्ट जो प्लस वाली है इसका क्या हो जाएगा आपका लॉग। तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपका आएगा 4.2 इंटू 10 की पावर -11 सेकेंड। ये आपका क्या आ गया इसका एंटी लॉग का सोल्यूशन। तो जो आपका हाउ लॉन्ग आपको जो आपको लाइफ टाइम जो पूछी थी इस फॉर्मूले के अंदर किस प्रकार से निकलेगी, इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ये फॉर्मूला यहां पर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा किस प्रकार से तो हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, कब आपने लॉग वाली टर्म काम में लिए, कब विदाउट लॉग वाली लिए, कोरिलेशन करते हैं तब कैसे किस प्रकार से करते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? 2 एग्जाम्पल आपको मैंने डिफरेंट वेराइटी के करवाए हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आपका वीक ना रहे, कंप्लीट कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्लियर है? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स एब्जॉर्प्शन गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। अब जो मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसके बारे में नॉलेज रखना। कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके लिए, एड्जॉर्प्शन गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द सॉलिड सरफेस। तो जो हमारी हेडिंग है वो क्या है उसको समझना, वो है आपकी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। कि सॉलिड सरफेस पर गैस का एड्जॉर्प्शन के लिए जो थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होती है वो क्या कहती है उसको यहां पर हम समझते हैं। क्लियर है? समझिएगा कि यहां पर आपको मैंने एक सॉलिड सरफेस बनाई। ये क्या है आपकी ये आपकी एक सॉलिड सरफेस। क्या कहा मैंने इसको, ये आपका है सॉलिड सरफेस। इस सॉलिड सरफेस पर आपके यहां पर ये गैस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। यहां पर आपके सॉलिड सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो यहां पर हमको बेसिकली बात किसकी करनी है कि सॉलिड सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब ध्यान दें। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो गैस को मैं वेपर फेज बोल सकता हूं, गैस को मैं यहां पर इस गैस को क्या बोल सकता हूं, वेपर फेज बोल सकता हूं, और जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसको मैं कंडेंसेशन बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बल्क फेज में है, और जब बल्क फेज में है तो ये क्या है, दूर दूर है। जब गैस के मॉलिक्यूल, जब मैंने कहा वेपर बोल सकता हूं, क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि जब गैस के मॉलिक्यूल होते हैं बल्क फेज में होते हैं, बल्क फेज में तो ये क्या है आपके दूर दूर है। जब दूर दूर है तब क्या होगा, ये वेपर फेज की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और जब ये
एड्जॉर्प्शन होंगे तो ये क्या होंगे, एकदम पास आएंगे, और जैसे ही पास आएंगे इट मीन यहां पर कंडेंसेशन हो रहा है, नजदीक आ रहे हैं तो कंडेंस हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि गैसेस मॉलिक्यूल को मैं वेपर में बोल सकता हूं, और जो आपका एड्जॉर्प्शन फिनोमेना है इसको मैं आपको कंडेंसेशन भी कह सकता हूं, क्योंकि जैसे ये पास आ रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल तो इसको एक जस्ट लाइक कंडेंसेस हो रहे हैं, ये कंडेंस हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको कंडेंसेशन भी कह सकता हूं। तो यहां पर ये चीज समझने की बात है कि गैस को मैं वेपर फेज के रूप में भी बोल सकता हूं और एड्जॉर्प्शन को मैं कंडेंसेशन भी बोल सकता हूं। यहां तक क्लियर होगी क्यों बोल सकता हूं, ये चीज ध्यान दें, ठीक है। अब दूसरी बात, अब ये देखना, तो जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको समझो। पहला पॉइंट मैंने कहा, जैसे गैस के मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, तो जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीजेस, और एंट्रोपी डिक्रीजेस का मतलब हो गया डेल्टा एस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू नेगेटिव। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे ड्यूरिंग द एड्जॉर्प्शन, देन एंट्रोपी विल बी डिक्रीज, एंट्रोपी विल बी डिक्रीज द इंडिकेटेड बाय डेल्टा एस एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू माइनस, मतलब नेगेटिव। क्लियर है। अब देखिए, गैस के मॉलिक्यूल व सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है किस किस के बीच में, ये जो आपकी सॉलिड सरफेस है और गैस मॉलिक्यूल, तो जैसे इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन के ये हो सकता है। अब ये इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, आपका वान डेर वाल भी हो सकता है और केमिकल भी बॉन्डिंग के थ्रू भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपका फिजियोजॉर्प्शन हो रहा है या कीमोजॉर्प्शन हो रहा है। समझ में आ रही है बात। ये दोनों टर्म्स क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे, विद डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझना, यदि फिजियोजॉर्प्शन होगा तो आपका वान डेर वाल इंटरेक्शन होगा, और यदि कीमोजॉर्प्शन होगा तो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू होगा। केमिकल बॉन्डिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे क्योंकि केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और यदि आपका वान डेर वाल इंटरेक्शन हो रहा है तो वीक फिजिकल बॉन्डेड होंगे, तो इसको फिजियोजॉर्प्शन कहेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आपका जो गैसियस मॉलिक्यूल है उसका सॉलिड सरफेस पर जो इंटरेक्शन हो रहा है ये आपका किस प्रकार से हो सकता है, आपका वान डेर वाल भी हो सकता है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है। तो नतीजा क्या है कि इंटरेक्शन तो होगा, उस दौरान क्या होगी, हीट रिलीज होगी। तो हम क्या कहेंगे कि बेसिकली जो सेकंड पॉइंट जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपका क्या है कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जो आपका क्या, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक। क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक। इट मींस कि आपका जो यहां पर इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन के दौरान क्या होगी, हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो ये दो प्रकार से हो सकती है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी होगी, लेकिन होगी रिलीज। इट मींस यहां पर जो आपका डेल्टा एच होगा, कौन सा, एड्जॉर्प्शन, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द एड्जॉर्प्शन। अब यदि फिजियोजॉर्प्शन के दौरान वीक फिजिकल बॉन्डेड से इंटरेक्शन हो रहा है तो आपकी हीट जो होगी, हीट जो रिलीज होगी वो कम होगी, लेकिन यदि केमिकल बॉन्डिंग से हो रहा है तो हीट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक तो होगा दोनों प्रोसेस में, लेकिन किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। ये चीज आगे अपन डिस्कस करेंगे। अपने को अभी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन देखना है, गैस का किस पर, सॉलिड की सरफेस पर। तो आपको दो टर्म समझ में आ गई कि जब ये पास पास आएंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो ये टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी आपकी चाहे गैस का सॉलिड की सरफेस पे हो, फिजियोजॉर्प्शन के थ्रू हो या कीमोजॉर्प्शन के थ्रू हो, आपकी डेल्टा एस क्या आएगी, नेगेटिव। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि गैस का सॉलिड की तरफ सरफेस पर हो रहा है। तो ध्यान से देखना कि यहां पर हम थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है कि जो आपका गैस का सॉलिड की सरफेस पर जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये आपका प्रोसीजर कौन सा होता है, ये आपका प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है आपका, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो मैं कह सकता हूं कि गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस, गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस is a spontaneous process। कौन सा प्रोसेस हो गया ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है,
इट मीन्स आपका जो यहां पर डेल्टा जी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा ये भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी आपका प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान क्या देना है कि यहां पर जो थर्ड पॉइंट लिखा है वो कह रहा है कि गैस का यदि सॉलिड की सरफेस पर इंटरेक्शन या एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर आएगा, जिसको हम डेल्टा जी एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे। तो आपको ये जो साइन मैंने आपको नोटेशन बताया है ये आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नोट ये है कि यदि मैं आपका गैस का सॉलिड की सरफेस की बात कर रहा हूं तो ये तो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके लिए तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। लेकिन यदि मैं लिक्विड का सॉलिड की सरफेस पर बात करूंगा तो उस वाली सिचुएशन में ये आपका स्पॉन्टेनियस हो भी सकता है और नहीं भी। तो उस वाली सिचुएशन में जो आपका डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको समझिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको समझो। समझना मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता है कि डेल्टा जी जो मैंने आपको यहां पे लिखा है एब्जॉर्प्शन वाला, डेल्टा जी एब्जॉर्ब जो लिखा है मैंने, ये क्या होता है आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा एच कौन सा है, एब्जॉर्प्शन वाला, और ये डेल्टा एस भी कौन सा है, एब्जॉर्प्शन वाला। तो डेल्टा जी एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन माइनस टी डेल्टा एस एड्जॉर्प्शन। बेसिकली यहां पर ध्यान क्या देना है, आपको यह समझना है कि यहां पर डेल्टा एच जो है ये तो आपका क्या है, ये तो आपका ऑलवेज क्या है, नेगेटिव है। ये आपका क्या है, नेगेटिव है। यहां तक बात समझ आ रही है। अब यहां पर जो आपका डेल्टा एस है, ये डेल्टा एस भी क्या है आपका, ये डेल्टा एस भी क्या हो गया आपका, नेगेटिव है। तो डेल्टा एच तो क्या है, नेगेटिव, टीएस भी क्या है, नेगेटिव। जब डेल्टा टीएस नेगेटिव है तो इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपका ये जो ओवरऑल पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो ध्यान क्या देना है कि ये आपकी पूरी टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, ये टर्म क्या होगी, नेगेटिव। जब एक टर्म पॉजिटिव दूसरी टर्म नेगेटिव हो जाती है तो यहां पर फैक्टर कौन सा लग जाता है, डोमिनेंट फैक्टर, कि कौन सी जो आपका पोर्शन है वो आपका डोमिनेट करेगा। समझने में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि जब आपका एक पोर्शन पॉजिटिव है एक पोर्शन नेगेटिव है तो डेल्टा जी किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फैक्टर इन दोनों में से डोमिनेंट है, ये वाला टर्म डोमिनेंट है या फिर ये वाली टर्म डोमिनेंट है। तो हम क्या कहते हैं कि जो आपका जो यहां पर जो गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तो आपका जो क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर जो आपका गेट का जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका, गैस का, तो गैस का जो एड्जॉर्प्शन है, गैस एड्जॉर्प्शन, वो आपका बेसिकली क्या होता है कि उस वाली सिचुएशन में डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन जो है वो टी डेल्टा एस एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इस चीज को आप दिमाग में रखें। किसकी बात कर रहा हूं, जब मैं गैस का सॉलिड की सरफेस पर एड्जॉर्प्शन होगा उस वाली सिचुएशन में डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन ग्रेटर देन टी डेल्टा एस एड्जॉर्प्शन। ये आपका एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया गया है, ये आपका एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया गया है। जब ये आपका एक्सपेरिमेंट डिटेक्ट किया गया है तो ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूं वो आपको समझना है। तो मैं ओवरऑल यहां पर आपको कह सकता हूं कि डेल्टा जो जी है एड्जॉर्प्शन का वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा आपका यहां पर, नेगेटिव होगा। तो गैस एड्जॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों होता है इसको मैंने आपको लॉजिकली यहां पर समझा दिया है। क्लियर आ गई मेरी बात। लेकिन जब मैं लिक्विड का सॉलिड सरफेस पे बात करूंगा तो वो आपका स्पॉन्टेनियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आपको किस प्रकार से पता करना है ये आपको डिपेंड करेगा जब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको लेआउट क्लियर है, यहां तक आपको लेआउट क्लियर है। चलिए अब एक चीज इनके अंदर और समझता हूं फोर्थ नंबर पे, वो ये है कि आपका जो ये हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, आपका हीट ऑफ क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है इसी में, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जिसको मैंने कहा था आपको डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन, डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन। तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, इसको हम क्लासियस-क्लैपेरियन इक्वेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको डेल्टा हो सकता है या तो डायरेक्ट दे दे, यदि डायरेक्ट ना दे तो हम इसको किसके थ्रू निकाल सकते हैं उसको समझना, क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन। जो क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन है इसके थ्रू हम डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है
उसको समझना। इसको हम किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, और ये हमको क्या कहता है कि डेल एल एन पी इज इक्वल टू डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एल एन पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये आपके दो फॉर्मूला है। इस दो फॉर्मूले के यूज से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन। तो मैंने कहा कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो आपका है वो आपका दो फॉर्मूला क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन से है। ये क्लासिक इक्वेशन क्या कहते हैं, डेल एल एन पी डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन आर टी स्क्वायर। ये एड्जॉर्प्शन किस प्रकार का हुआ, मैंने कहा आपको इवेपोरेशन टाइप का, क्योंकि यहां पर जब डिजॉर्प्शन होगा तो इवेपोरेशन हो जाएगा। तो ये आपको टर्म यहां पर इस प्रकार से काम डेल्टा एच यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है यहां तक आपको? यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत आए आप तुरंत वहां पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपको यहां इस वाली पोर्शन में हमको दिक्कत आ रही है, ये चीज आपको समझ में नहीं आई, तो आप जो भी चीज है आप वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक मेरी बात आपको? क्लियर है? अब समझिएगा। अब मैं एक बात करता हूं, ये आपको मैंने 2-3 चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल प्रोफाइल डायग्राम होता है। क्या होता है? एक पोटेंशियल प्रोफाइल डायग्राम होता है। और इस पोटेंशियल प्रोफाइल डायग्राम में क्या होता है कि जब गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस के नजदीक आएगा तो क्या करेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा। क्या कहा, जब गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस के नजदीक आएगा तो उसके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा, और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि दो प्रकार के एड्जॉर्प्शन होते हैं, एक फिजॉर्प्शन एक कीमोजॉर्प्शन। तो प्रोफाइल हमें क्या कहता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके सामने एक प्रोफाइल ड्रॉ करता हूं, उसको समझना, ध्यान से समझना प्रोफाइल क्या कह रहा है। यहां पर ये मैंने आपको लिया पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में यहां पर मैंने आपको लिया 0। ठीक है, ये आपका है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ये सॉलिड सरफेस से डिस्टेंस है आपकी। क्लियर है? और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर ये आपका जो हो रहा है ये तो आपका जाएगा कीमोजॉर्प्शन का पोर्शन। तो इस कीमोजॉर्प्शन में ध्यान रखना, कीमोजॉर्प्शन क्या है? कीमोजॉर्प्शन मैंने आपको समझाया है, ये होता है आपका सॉलिड सरफेस। ये देखो इसमें एक चीज ध्यान देना, मैं आपको लिख देता हूं, ये आपका है पॉजिटिव पोर्शन, ये आपका है नेगेटिव पोर्शन, ये आपका 0। ये आपकी है सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस पर ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान देना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ने पर आपका क्या होगा, वीक इंटरेक्शन होगा तो आपको फिजॉर्प्शन आएगा। लेकिन नजदीक मॉलिक्यूल किस में होंगे, कीमोजॉर्प्शन के अंदर, क्योंकि बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, केमिकल बॉन्ड होंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये क्या होगा, एकदम नियर होगा। तो ये सॉलिड सरफेस के एकदम नियर होगा, तो ये तो आपका क्या कहलाएगा, कीमोजॉर्प्शन। कीमोजॉर्प्शन में हमको ध्यान क्या देना है, ये आपका नीचे वाला चीज बता रहा है, ये आपको बता रहा है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन का। क्या बता रहा है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन को। तो ये वाला जो है आपका पोर्शन, ये आपको किसको इंडिकेट कर रहा है, आपका ये कर रहा है आपका डेल्टा एच ऑफ कीमोजॉर्प्शन। कीमोजॉर्प्शन क्लियर है मेरी बात? यहां पर ये आपका किसको इंडिकेट करेगा, कीमोजॉर्प्शन को। समझ में आ रही है मेरी बात? बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, ये हो गया आपका कीमोजॉर्प्शन। अब क्या है कि फिजियोजॉर्प्शन आपका और होता है। फिजियोजॉर्प्शन क्या होगा, इस सॉलिड सरफेस से डिस्टेंस बढ़ने के साथ बढ़ेगा। तो जब डिस्टेंस बढ़ने के बाद बढ़ेगा तो आपका यहां पर होता है आपका फिजियोजॉर्प्शन, इस प्रकार से। और फिजियोजॉर्प्शन इस प्रकार से जब होता है तो ध्यान देना, जब आपका कीमोजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन जिस कट को कट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर कीमोजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन दोनों कट कर रहे हैं, इस पॉइंट में ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपका ये जो डिफरेंस है, कौन सा वाला, यहां से और ये वाला जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है बेसिकली, इस डिफरेंस को क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉर कीमोजॉर्प्शन। ये क्या कहलाएगी आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर
कीमोजॉर्प्शन, कीमियोजॉर्प्शन। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखना, यदि ये आपका फिजियोजॉर्प्शन है तो फिजियोजॉर्प्शन के अंदर ये जो आपका पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका डेल्टा एच ऑफ फिजियोजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? फिजियोजॉर्प्शन। तो ये आपका फिजियोजॉर्प्शन हो गया, ये आपका कीमोजॉर्प्शन हो गया डेल्टा एच। ये पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर रिलीज होगी? जिसके अंदर हीट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। हीट ऑफ एनर्जी किसके अंदर होगी? जिसके अंदर बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा, इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा। इंटरेक्शन किसके अंदर ज्यादा होगा? कीमोजॉर्प्शन के अंदर। तो ये आपका देखो, ध्यान से समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं कि इसमें आपका ये पोर्शन तो क्या कहलाएगा? कीमोजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा आपको समझना? कीमियोजॉर्प्शन। ये आपका कहलाएगा फिजियोजॉर्प्शन। तो कीमोजॉर्प्शन नजदीक होगा सॉलिड सरफेस पे, हीट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। कीमोजॉर्प्शन में क्या होता है कि फिजियोजॉर्प्शन में क्या होगा कि आपका जो ये होगा डिस्टेंस ज्यादा होगी, इंटरेक्शन कम होगा, बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, हीट ऑफ एनर्जी कम होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझना कि आपसे किस प्रकार से इस प्रोफाइल डायग्राम से क्वेश्चन पूछेगा। प्रोफाइल डायग्राम से आपसे बेसिकली क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार से, उसको समझो। आपको क्या करेगा वो एग्जाम में, आपको लिख देगा कि यहां पर ए, ये लिख दिया आपको बी, या फिर इसको लिख दिया सी। तो आपसे पूछेगा कि जो दिए गए गिवन पोजीशन ए बी सी, ये किस किस फॉर्म को इंडिकेट कर रहे हैं, आपको ऑप्शन में बना करके दे देगा। आपको ये प्रोफाइल बना के देगा, आपको पूछेगा कि यहां पर जो ए है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। सी आपको दे दे, पूछेगा कि इसमें से किस को इंडिकेट कर रहा है। तो आपसे इस प्रकार से आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज आपको थोड़ा दिमाग में रखना कि आपसे यहां पर किस प्रकार का सवाल बन सकता है। क्लियर है आपको ये चीज? यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो और ये जो आपको मैंने प्रोफाइल डायग्राम बताया पोटेंशियल का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से आपको कुछ प्रॉपर्टी, जो बेसिक जो नॉलेज है वो आपको बता रहा है कि कीमोजॉर्प्शन डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस एकदम नजदीक वाली सॉलिड सरफेस पे ही होगा, बिल्कुल कम समय में हो जाएगा, और हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। फिजियोजॉर्प्शन कम होता है, वीक इंटरेक्शन होता है, तो ये दूर होता है सॉलिड सरफेस से। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। डिस्टेंस का पोटेंशियल एनर्जी के साथ में किस प्रकार से ग्राफ बताया, जहां ये दोनों कटते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कीमोजॉर्प्शन कहते हैं। आगे वाला पोर्शन है अपने को काम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर आता है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस। ये आपका क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस कहलाता है। अब ये कीमोजॉर्प्शन का भी होता है, फिजियोजॉर्प्शन का होता है, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फिजियोजॉर्प्शन हो ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। केवल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कीमोजॉर्प्शन के बारे में ही हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ये चीज आपको मेरी समझ में आ गई होगी। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक? यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपका जो बेसिक पोर्शन है जहां से आपसे सवाल पूछा सकता है, गेट के अंदर आपसे सवाल पूछे भी गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन पूछे गए और कितना इजीली हम उसको सोल्व करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? समझना। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश करना कि क्या कहने जा रहा हूं मैं। आपका टॉपिक है एडजॉर्प्शन। क्या कहा मैंने? एडजॉर्प्शन। अब ये जो एडजॉर्प्शन है ये होता है दो प्रकार से। एक होगा आपका फिजियोजॉर्प्शन, दूसरा होगा आपका कीमोजॉर्प्शन। पहला क्या है आपका? फिजियोजॉर्प्शन, और एक होगा आपका कीमोजॉर्प्शन। क्लियर है यहां तक बात? फिजियोजॉर्प्शन और कीमोजॉर्प्शन। समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। इनको मैं आपको 5 से 7 कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी इनकी बता देता हूं जो एक दूसरे को डिफरेंट करती है और आपको दिमाग में होना चाहिए। कई बार आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, गेट में पूछे भी गए हैं और नेट में भी इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं, क्योंकि यदि गेट में जो सवाल बन चुके हैं वो कई बार सवाल आपके नेट में रिपीट हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें दिमाग में। तो समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं इंटरेक्शन की। सबसे पहले हम यहां पर इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरेक्शन में हम कहते हैं कि जो फिजियोजॉर्प्शन होता है इसके अंदर इंटरेक्शन होता है वो होता है आपका वीक फिजिकल इंटरेक्शन होता है आपका। जब वीक फिजिकल इंटरेक्शन होगा तो उसके दौरान क्या होगा कि इसको मैं आपको कह सकता हूं वांडरवाल इंटरेक्शन भी कह सकता हूं।
ठीक है। लेकिन आपका जो कीमोजॉर्प्शन होगा इसके अंदर जो आपका इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो होता है आपका केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी पॉइंट क्या है उसको समझना। दूसरा पॉइंट होता है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब डेल्टा एच। डेल्टा एच चाहे आपका फिजियोजॉर्प्शन का हो वो भी नेगेटिव में होगा क्योंकि दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और यदि मैं बात करूं कीमोजॉर्प्शन का वो भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों में हीट तो रिलीज होगी क्योंकि गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है सॉलिड सरफेस पर, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा। लेकिन यहां पर जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो आपकी होता है लो। अप्रोक्सीमेट कितना होता है, लेस देन 40 किलो जूल पर मोल। लेस देन 40 किलो जूल पर मोल होता है किसके अंदर, फिजियोजॉर्प्शन के अंदर। लेकिन जब मैं बात करता हूं कीमोजॉर्प्शन के अंदर, तब आपका जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो वेरी हाई होता है। और हाई कितना होता है, वो होता है आपका अप्रोक्सीमेट 40 किलो जूल पर मोल से 400 किलो जूल पर मोल। यहां पर तो लेस देन 40 होगा, यहां पर मोर देन 40 या 400 तक भी चला जाता है। तो यहां पर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है कीमोजॉर्प्शन के अंदर, फिजियोजॉर्प्शन में ये चीज कम होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसको समझना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर जो पूरा प्रोसेस टेक प्लेस होता है ये कहां होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। कहां होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये होगा आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, और ये आपका कहां पर होता है, हाई टेम्परेचर पर। समझ में आ रही मेरी बात, कि फिजियोजॉर्प्शन जो होगा वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर टेक प्लेस होगा, और जो आपका कीमोजॉर्प्शन है वो आपका हाई टेम्परेचर पर कीमोजॉर्प्शन शो करेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो आपका फिजियोजॉर्प्शन है, इसके अंदर क्या होता है कि पूरा प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। इसका मतलब हो गया बहुत ही रैपिडली होता है, और जब रैपिडली होता है तो एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम बहुत फास्ट अपने को क्या होता है, अटेन हो जाता है। जैसे अपने को बहुत रैपिडली आपको क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, उस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि इसका डिसॉर्प्शन भी बहुत फास्ट शुरू हो जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, कि इसके अंदर जब क्या होता है कि ये प्रोसेस आपका बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, इट मींस इजीली आपको क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है क्या, इक्विलिब्रियम। तो जो एड्सॉर्प्शन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो आपको इजीली अचीव हो जाता है। तो उस वाली सिचुएशन में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन है ये लगातार स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये ऐसा होता है तो ये प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, आपका रिवर्सिबल कहलाता है। समझ में आ रहा है, तो इसकी नेचर कौन सी होगी, रिवर्सिबल टाइप होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर जो मैंने कहा ना कि ये प्रोसेस बहुत ही रैपिडली होता है, तो जैसे रैपिडली होगा तो इसके अंदर जो आपका एड्सॉर्प्शन है उसका इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, और जल्दी अचीव हो जाएगा तो डिसॉर्प्शन भी बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट चलता है। इसलिए ये आपका जो फिजियोजॉर्प्शन प्रोसेस है ये किस नेचर का होता है, रिवर्सिबल। बल्कि यहां पर कीमोजॉर्प्शन में क्या होता है, डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल किस प्रकार से यूज कर रहा है, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है, उस बेसिस पे ये आपका क्या होता है, ये आपका रैपिड भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। तो हम ओवरऑल कहते हैं कि आपका कीमोजॉर्प्शन कौन सा होता है नेचर में, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, गेट में आपसे पूछा गया है कि फिजियोजॉर्प्शन प्रोसेस इज इन नेचर, आपको लिखा है ऑप्शन में रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा नेचर का होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। चीज है ये 4 पॉइंट आपको मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, उसको समझो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझो। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपका जो बेसिकली यहां पर जो आपका लेयर होता है, स्ट्रक्चर जो लेयर होती है एड्सॉर्प्शन की, वो क्या कहती है उसको समझो। वो हमें ये बताती है कि यदि मैं यहां पर बात करता हूं फिजियोजॉर्प्शन के अंदर, तो फिजियोजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, ये आपकी क्या है, एक सॉलिड सरफेस है। तो सॉलिड सरफेस पर जो आपके मॉलिक्यूल की लेयर बनेगी वो लेयर क्या होगी, यहां पर मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहां पर, तो यहां पर हम कहेंगे कि फिजियोजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन। लेकिन जब मैं बात करता हूं कीमोजॉर्प्शन के अंदर, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, केवल एक मोनोलेयर का फॉर्मेशन होगा।
क्या होगा, केवल मोनोलेयर का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि फिजियोजोप्शन के अंदर मल्टीलेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर मोनोलेयर की बात करते हैं। अब जब मैं मल्टीलेयर की बात कर रहा हूं तो मल्टीलेयर के अंदर क्या होगा कि आपका जो एग्जाम्पल आएगा वो आपका आएगा बेट इक्वेशन। जो आपकी बेट इक्वेशन है वो आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, फिजियोजोप्शन का। लेकिन जब मैं कीमियोजोप्शन की बात करूंगा तो इसके अंदर मैं लेगम्यूर आइसोथर्म की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, लेगम्यूर आइसोथर्म। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लेगम्यूर आइसोथर्म, कीमोजोप्शन का। फिजियोजोप्शन का क्या हो गया, बेट इक्वेशन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहे हैं। इसी के थ्रू हमको ये पर समझना है कि एडजोप्शन दो प्रकार होता है, फिजियोप्शन, कीमोजोप्शन। यहाँ पर वीक इंटरेक्शन होता है, वान डेर वाल्स फोर्स होंगे, यहाँ पर कीमोजोप्शन केमिकल बॉन्ड होंगे। यहाँ पर हीट ऑफ जो एडजोप्शन है वो दोनों में नेगेटिव होता है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर लो होता है लेस देन 40 किलो जूल, यहाँ पर हाई होता है 400 किलो जूल तक। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो जाता है प्रोसेस, ये हाई टेम्परेचर पर इक्विपमेंट होता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पर मल्टीलेयर का फॉर्मुलेस होता है या मोनोलेयर का फॉर्मुलेस होता है। यहाँ बेट इक्वेशन एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर लेगम्यूर आइसोथर्म हो गया। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट आपका यह कहता है कि हम बात करते हैं डिजॉर्प्शन की। तो डिजॉर्प्शन में क्या होता है उसको समझना थोड़ा सा। डिजॉर्प्शन में क्या होता है कि ये आपका प्रोसेस हो गया डिजॉर्प्शन में x/m, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ जो गैस का है वो एब्जॉर्ब हुआ पर मोल, तो पर मोल निकालने के लिए x/m हो गया। इसको किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो मैंने कहा कि फिजियोजोप्शन क्या होता है, लो टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होता है। तो इस वाली प्रोसेस में क्या होता है कि x/m है ये आपका बहुत फास्ट क्या हो जाएगा, डिजॉर्ब हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा सा हाई करूंगा तुरंत डिजॉर्ब हो जाएगा। मैंने कहा लो टेम्परेचर पे होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहां पर जो आपका डिजॉर्प्शन है वो बहुत फास्ट होता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं कीमोजोप्शन के अंदर, तो कीमोजोप्शन के अंदर क्या होता है, यहां पर x/m, यहां पर टेम्परेचर। तो यहां पर ये चीज रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब यहां पर प्लॉट आता है इस प्रकार से। इस प्रकार से मतलब ये हो गया कि पहले तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ पहले एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रही है बात। तो क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं और ये होता भी कहां है, हाई टेम्परेचर पे, तो पहले हाई टेम्परेचर पे ये क्या करेगा, एडजॉर्प्शन शो करेगा, फिर एक लिमिट के बाद ये क्या करेगा, डिजॉर्प्शन शो कर देता है। तो डिजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है फिजियोजोप्शन के अंदर, कि आपका जैसे ही टेम्परेचर हाई करता हूं ये तुरंत डिजॉर्प्शन शो करेगा। देखो कितना फास्ट यहाँ पर डिजॉर्प्शन शो हो रहा है। लेकिन जब मैं कीमोजोप्शन में ये चीज बात करता हूं डिजॉर्प्शन की, तो यहाँ पर ये पहले इंक्रीज होगा जो कि एडजॉर्प्शन को इंडिकेट करेगा, देन ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक मैक्सिमम हाई टेम्परेचर के बाद में ये क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन शो करेगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी एडजॉर्प्शन की जो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करी है 1 by 1, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए, सबसे पहले मैंने आपको बात करी कुछ बेसिक पॉइंट की कि एडजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन वगैरह क्या होता है, इसके अंदर एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है। फिर मैंने बात करी आपसे डिजॉर्प्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे रिलेटेड आपके फॉर्मूला देकर के मैंने बताया कि यहां से किस प्रकार से सोल्व किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हमने वहां पे डिस्कस किए। फिर मैंने आपसे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस, जो एडजॉर्प्शन है उसकी जो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। उसके बाद में मैंने आपसे जो डिस्कशन किया वो किसका किया, मैंने आपसे डिस्कशन, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ जो आपका पोटेंशियल प्रोफाइल डायग्राम है वो हमें क्या कहता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और फाइनली मैंने आपसे एडजॉर्प्शन के जो 2 टाइप्स हैं, फिजियोजोप्शन और कीमोजोप्शन, उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्म, जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने फ्रेंडलिच और हम लेंगमर के बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ जो ग्राफ होते हैं, प्लॉट किए जाते हैं, वो ग्राफों के डिस्कस करेंगे। कई बार ग्राफ्स आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं तो उस के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से इसको 2 से 3 वीडियो में हम इसको बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में जितने आप यदि देख लोगे तो आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत होने का चांसेस नहीं है, क्लियर है। तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, माइनर टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबको बोले सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब के सब इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।